गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप ही के डिमांड पर लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर ऑन चैप्टर टिश्यू। टिश्यू में हम क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। अभी हमने पहले चैप्टर किया था सेल। सेल क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे पूरे लाइफ की, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। और जब वही सेल्स को हम कलेक्टिवली देखें, यानी कि आपके हाथ में अगर 10-12 सेल हैं तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैज अ कॉमन ओरिजिन एंड अ कॉमन फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो और जो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, CYTOLOGY। दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब आता है कि क्या टिश्यू सभी प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट है? सॉरी, क्या टिश्यू सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है? यस, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है, सभी में टिश्यूज प्रेजेंट है, क्योंकि हम सब किसके बने हैं? हम सब सेल से बने हैं। एंड सेल कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? सेल को अगर हम सेल से ऊपर की यूनिट को देखें तो वो क्या है? टिश्यू। टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है, क्या वो सेम है? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि प्लांट जो है उनकी जो लाइफ है वो ज्यादातर सेडेंटरी है, यानी कि वो मोबाइल नहीं है, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड है। जबकि जो एनिमल्स हैं दे आर मोबाइल इन नेचर, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। इसी वजह से हमारे और उनके टिश्यूज में कुछ ना डिफरेंस है। तो चलिए अब उनके डिफरेंस को समझते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेनली डेड सपोर्टिव टिश्यू है, बिकॉज it is why it is dead, because it has to provide the mechanical support to the plant. On the other hand, जो animal tissue है that is the living tissue. प्लांट टिश्यू कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप देखें एक प्लांट बॉडी जो है वो पूरी लाइफ, अपने पूरे लाइफ स्पैन में ग्रो करती है। बट क्या कभी आपने देखा है कि हम ह्यूमंस के जो हैंड है या हमारे जो फीट हैं वो बढ़ते रहे कॉन्टिन्यूसली, या हमारी जो हाइट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जो ग्रोइंग रीजन्स हैं वो लिमिटेड रीजन्स हैं, यानी कि हमारे जो कुछ ही ऑर्गन्स हैं जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। जैसे हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, बट इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर रहा हो। अब उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स का वो सिंपल है, और ह्यूमन का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या मैं कहूँ एनिमल्स का वो कॉम्प्लेक्स है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे अंदर नर्वस टिश्यू है, हमारे अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो दैट्स वाई प्लांट का जो टिश्यू है वो एनिमल के टिश्यू से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपको इस डिफरेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हमें अलग अलग भी पढ़ना है। तो अब आते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू विच इज लेस मोबाइल, प्लांट टिश्यू विच कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट टिश्यू इज दैट टिश्यू विच इज सिंपल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू फर्दर टू टाइप से डिवाइडेड है। वो क्या क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो एक बार बन गया वो परमानेंट रहेगा, उसको बार बार वो चेंज नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जो उसके सेल है वो अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में ग्रो करते रहेंगे और नए सेल ऐड करते रहेंगे। तो वो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में है, वो डिवाइड कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जिससे कि ग्रोथ प्लांट की होती जा रही है। तो इसी वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है दे आर लिविंग इन नेचर, क्योंकि लिविंग होंगे तभी तो ग्रोथ का फिनोमिना शो करेंगे, और अगर नॉन लिविंग होंगे तो कैसे करेंगे। उसके अलावा जो परमानेंट टिश्यू है वो डेड है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड को लूज कर दिया है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की गर्थ के लिए। गर्थ का क्या मतलब होता है कि विड्थ यानी कि चौड़ाई। अगर आपने एक प्लांट लगाया जैसे मैंगो का, आप छोटा सा सैपलिंग लेके आते हैं, आपने उसको लगाया तो आप देखेंगे पहले जो उसकी जो स्टेम होगी वो बहुत ही पतली होगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो जो स्टेम है उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। वो जो विड्थ बढ़ रही है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो जो प्लांट लंबा हो रहा है दैट इज ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो जो प्लांट की न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसका जो रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और जो परमानेंट टिश्यू है इसका क्या काम है? ये इसका काम है मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट बॉडी को, कि प्लांट कोई भी बाहर स्ट्रेस कंडीशंस आ जाए उन कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि बाहर ड्रॉट आ गया, बाहर जैसे अगर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं तो उन कंडीशंस में भी प्लांट जो है वो सरवाइव कर पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द परमानेंट टिश्यू। तो चलिए अब हम एक एक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम को लर्न करना है। अगर आपको डायग्राम लर्न हो गया तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन अपने आप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके डायग्राम में क्या आप देख रहे हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं। मैंने सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बनाया है, यानी कि दो सेल के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। दूसरी चीज, मैंने इनकी सेल वॉल को वन लेयर से ही बनाया है बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द अर्थ। तो सेल्यूलोज से वो क्या बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई है। फिर उसके बाद डेंसली स्टेन्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखिए कितना वेल डेवलप्ड है इसके अंदर। क्यों है वो वेल डेवलप्ड? क्वेश्चन आता है। तो वो वेल डेवलप्ड इसीलिए बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स एंड दे आर रिच इन साइटोप्लाज्म। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर आप याद रखेंगे तो आपको फीचर्स लिखने इसके इजी रहेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी कि वो टिश्यू प्लांट के किस प्लांट पार्ट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, intercalary meristem, and the third is lateral meristem. Apical meristem, as the name suggests, it is present at the apex or I can say tip of the plant. कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे, यानी कि अगर स्टेम की टिप है, रूट की टिप है, या मैं कहूँ प्लांट की जो मेन प्लांट एक्सिस है उसकी जो टिप है, हर ब्रांच की टिप पे क्या प्रेजेंट होगा? वहां पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि अगर प्लांट लंबा हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। Then come to the second meristem, that is intercalary meristem. तो intercalary meristem जो है वो क्या है? वो इंटरनोड की बेस पे प्रेजेंट है। अब इंटरनोड क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन सबने खाया होता है, जब हम छोटे होते हैं हमने खाया होता है, तो वहां पे आप क्या देखते हैं? ये शुगर केन में ये एक कुछ पार्टीशंस होते हैं। इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? नोड। ये जो ऐसे पंजाबी में कहूं तो पोरियां होती हैं गन्ने की, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, दो नोड्स के बीच का जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। दो नोड के बीच का, यानी कि जो शुगर केन का जो एडिबल पार्ट है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से हम शुगर जूस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है? वो है इंटरनोडल रीजन। तो नोड और इंटरनोड से यहाँ पे आप देखिए बेस ऑफ इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड के बेस रीजन पे क्या प्रेजेंट होगा? वहां पे प्रेजेंट होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब शुगर केन के एग्जांपल में आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई शुगर केन की जो इंटरनोड की लेंथ होती है वो छोटी होती है और कई की बड़ी होती है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन साफ है कि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिसकी छोटी है उसमें कम है, उसमें जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसकी जो ग्रोथ है वो कम है, या ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो शुगर केन की लेंथ अच्छे से बड़ी हो रही है, यानी कि उसमें इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है बेटा वो अच्छे से प्रेजेंट है।
इसके अलावा ये लीफ की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देन कम टू द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट लेटरली, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे साइडवेज में प्रेजेंट होगा। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्लांट की गर्थ को बढ़ाना। मैंने अभी बताया, हमने मैंगो का जब हम प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत ही थिन होता है, धीरे धीरे उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। वो विड्थ क्या है? दैट इज द गर्थ। और वो जो गर्थ बढ़ना रूट की और शूट की, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो सॉरी लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये थी लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द plant body. This is the division of the meristematic tissue on the basis of location in the plant body. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू पे आते हैं, दैट इज परमानेंट टिश्यू। मैंने पहले ही बताया कि वो डेड है। डेड होने के साथ साथ वो जो उसके जो सेल्स हैं उसका क्या काम है? सिर्फ काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और वो जो सेल्स हैं उनमें उन्होंने लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि उनमें अब डिवीजन नहीं हो रही, वो जहां प्रेजेंट है वो वहीं रहेंगे और वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो उन्हें मिल गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू है, दैट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू कौन सा होता है? जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना है, यानी कि एक ही टाइप के सारे सेल हैं, जैसे ये हो गया है ना। बट मैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में बात कर रही हूँ और वो सारे मिलके एक ही काम कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसके हमारे एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि वेरियस टाइप के सेल्स होंगे, बट दे विल परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो वो जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के वो सेल्स हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दे ऑल्सो परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड इट इज ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से टाइप का है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की थ्री टाइप्स कौन कौन सी अभी हमने पढ़ी? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब चलिए अब हम उनको थोड़ा डायग्रामेटिकली और डिफरेंस के कंपैरिजन के फॉर्म में भी हम उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको, मैंने अभी जैसे कि आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कहा, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि आप डायग्राम को लर्न कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर को लर्न करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू में जो पहला है वो है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है उसके अगर आप डायग्राम को देखें तो मैंने कैसे सेल्स बनाए हैं? लगभग ओवल राउंडेड शेप जो सेल्स हैं, और शेल्स के बीच में आपको कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, कुछ स्पेसेस नजर आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस, और आई कैन से इंटरसेलुलर गैप। तो ये जो स्पेसेस प्रेजेंट है, दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। देन अगर आप देखें इसके सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस जो है वो साइड में शिफ्टेड है, यानी कि वैक्यूल इज देयर। अब वैक्यूल क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं करेंगे, दे हैव बिकम द परमानेंट, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो वैक्यूल इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। जैसे हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, वैक्यूल का बेसिक पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर और द अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल। देन इट हैज द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो थिन है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेल वॉल के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि पेरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, या कोलेनकाइमा की किसकी है, या स्क्लेरेनकाइमा की किसकी सेल वॉल बनी हुई है। तो अगर आपको डिफरेंस आता है तीनों में तो आप डिफरेंस में तीनों में सेल वॉल का डिफरेंस जरूर लिखिएगा। देन न्यूक्लियस हो गया, सारा आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। आइसोडायमेट्रिक राउंडेड ओवल शेप सेल है, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है। नंबर 3 वैक्यूल है और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे शिफ्टेड है। तो यानी कि जब भी बेटा आपको एक सेल में न्यूक्लियस मिल जाए तो इसका क्या मतलब है? वो जो सेल है वो लिविंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया है, मैंने कोलेनकाइमा में भी न्यूक्लियस बनाया है, बट जो स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं बनाया। न्यूक्लियस कौन सा है अगर मैं डायग्राम में कहूँ? जो मैंने रेड कलर से जो डॉट्स बनाई है वो है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेली या न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब जो स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो डेड हैं, कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग है और पेरेन्काइमा के भी लिविंग है। तो लिविंग
सेल क्यों है? बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, एंड हेयर आल्सो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंस करूं तो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब जबकि कॉलनकाइमा में भी सेल वॉल सेल्यूलोज की ही बनी है, बट इसमें कॉर्नर्स पे एडिशनल थिकनिंग्स होती हैं, और इन्हीं थिकनिंग्स, ये जो थिकनिंग्स हैं, ये इसका एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर है, और ये थिकनिंग्स किसकी बनी हुई है? पैक्टिन की। स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, तभी हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेसिस पे दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट दे हैव द पैक्टिन वॉल थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स। हर कॉर्नर पे ये ग्लू प्रेजेंट होगी, ये पैक्टिन प्रेजेंट होगा। इन्हें हम ग्लू भी बोल सकते हैं, बट अगर आपको नाम लिखना है किसकी बनी हुई है तो आप पैक्टिन ही लिखेंगे। एंड द स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। जब भी बेटा कभी भी लिग्निन आ जाए तो इसका ये क्लियर मतलब है कि वो जो सेल है वो डेड ही होगा, क्योंकि लिग्निफाइड सेल वॉल्स उन्हीं सेल्स की होती है जो डेड हो। देन अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेन्काइमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो सबसे पहले तो ये फूड को स्टोर कर रहा है, एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल। नंबर 2, अगर कभी भी पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और मैं कहूँ वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो वो जो आपका पेरेन्काइमा होगा उसे हम पेरेन्काइमा ना कह के एक अलग नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। So what is chlorenchyma? The parenchyma cells which contain the chlorophyll and perform the function of photosynthesis. Very very important. Then what is arenchyma? जो plants जो है aquatic plants हैं और जो flow कर रहे हैं, वो aquatic plants जो पानी के ऊपर flow कर रहे हैं, तो उनके जो स्पेसेस हैं, उनके जो पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और वो जो एयर है उसको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। एंड सच पेरेन्काइमा सेल्स विच हैव एयर फिल्ड कैविटी इन देम, दैट इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं कॉलनकाइमा की फंक्शन की बात करूं तो इसका जो फंक्शन है वो प्रेजेंट, वो बेसिकली डिपेंड करता है पैक्टिन पे। पैक्टिन क्या? वो जो वॉल थिकनिंग जो मैंने कहा, जो ग्लू प्रेजेंट है। और ये ग्लू करती क्या है? आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है तो प्लांट की जो स्टेम है या मैं कहूँ लीव्स है वो बहुत तेजी से मूव करती हैं, बट वो टूटती नहीं। वो रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव सम glue like cells, they have some glue containing material which allow bending of the plant part without breaking। और ये जो glue है ये उसको easily bend करने में help करेगी, और जो वो plant है वो टूटेगा नहीं, वो जो plant part है वो टूटेगा नहीं। और ये कहाँ present है? किसकी कहाँ पे bending? लीफ स्टॉक पे present है। लीफ स्टॉक का जो बेस है, एपिडर्मिस है, वहां पे ये present है। कॉलनकाइमा जहां भी प्रेजेंट होगा इसका मेन फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो स्क्लेरेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? दैट इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इट इज प्रेजेंट कहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। अगर आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू भी लिखा तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट जो एक्यूरेट आंसर है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट एट द हस्क ऑफ द कोकोनट। इसके अलावा जो भी सीड हैं, नट्स हैं, आप आलमंड देखते हो, आलमंड के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, वो जो हार्ड कवरिंग है वो क्या है? वो क्या है? वो है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। जो आपका कोकोनट हस्क है, जो ब्राउन कलर की हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर कोकोनट से रिमूव करते हैं, वो क्या है? वो है आपका स्क्लेरेनकाइमा। जितने भी हम फाइबर्स लेते हैं रोप बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, जो भी हम फाइबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जूट वगैरह, तो वो क्या है? वो है सब स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू था। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको क्या बताया कि वो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होगा, यानी कि यहाँ पेरेन्काइमा के सारे सेल सेम शेप के हैं, कॉलनकाइमा के सारे सेल सेम शेप के हैं, स्क्लेरेनकाइमा के सबके सेम शेप के हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे वो अलग अलग शेप के होंगे, बट कलेक्टिवली वो एक ही काम कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में सारे मिलके काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड वे में। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवीजन कौन कौन सी है? जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। वाटर के साथ साथ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं तो वो मिनरल्स को भी कंडक्ट कर रहे हैं। मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं और वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सॉइल। तो रूट से लेकर टू द टिप ऑफ द प्लांट जो वाटर कंडक्शन और मिनरल कंडक्शन में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड द जाइलम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम वो कंपोनेंट है जो फूड और फूड के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं आपको, वो हार्मोन्स को भी कंडक्ट कर रहा है। अब फूड कहाँ सिंथेसाइज करते हैं प्लांट? फूड सिंथेसाइज हो रहा है लीव्स में। लीव्स में कौन? क्लोरोफिल जो टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है और वहां से खाना प्रिपेयर हो रहा है। और वो जो फूड है सारी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी तक कौन सर्कुलेट कर रहा है? दैट टिश्यू इज कॉल्ड द फ्लोएम, जो कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है। सिर्फ फूड ही नहीं, इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं जिन्हें आप डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो वो प्लांट हार्मोन्स भी कहाँ कौन लेके जा रहा है? उसे लेके जा रहा है फ्लोएम। तो ये बेसिक सी मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी जिसमें मैंने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की। अब इनके आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जाइलम है, जाइलम में 4 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फाइबर। तो 4 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व है और आप देख पा रहे हैं कि चारों के चारों जो सेल्स है उनकी जो शेप है वो अलग अलग है। तो इट मीन्स व्हेन द शेप ऑफ अ सेल इज डिफरेंट बट दे परफॉर्म अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड फंक्शन देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ट्रेकीड्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड दे आर डेड इन नेचर। ये जो आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दे आर कॉल्ड द पिट्स। पिट्स का फंक्शन होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में लेटरली जब वाटर को मूव करवाना है तो ये पिट्स हैं, कुछ होल टाइप स्ट्रक्चर है जहां से वो ट्रांसपोर्ट होंगे। देन वेसल्स आर आल्सो डेड। ट्रेकीड और वेसल दोनों का ही कलेक्टिव फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। पेरेन्काइमा में मैंने आपको सॉलिड डॉट्स नजर आ रही हैं, वो सॉलिड डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? न्यूक्लियस। और अभी मैंने बताया जिस भी स्ट्रक्चर में जिस भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? लिविंग। तो पेरेन्काइमा कैसा है? वो लिविंग सेल्स है एंड देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड। Then come the fiber. Fiber is nothing but the sclerenchyma tissue only and its function is to provide the mechanical support. तो आप देख पा रहे हैं 4 अलग अलग टाइप के शेप के सेल्स हैं जिसमें कि ओनली लिविंग कंपोनेंट क्या है? पेरेन्काइमा। दिस क्वेश्चन आल्सो कम इन एग्जाम कि जाइलम का लिविंग कंपोनेंट का नाम बताइए। तो लिविंग कंपोनेंट कौन है? पेरेन्काइमा। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम के डेड कंपोनेंट्स का नाम बताइए तो उसका क्या आंसर होगा? ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर। चलिए अब चलते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है, जो सेक्शन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है वो एनसीईआरटी से ही लिया है। तो इसमें आपको देख पा रहे हैं ये है सीव ट्यूब। ट्यूब, सीव का मतलब क्या होता है? छलनी। वो ट्यूब जिसकी जो वॉल्स हैं उस पे कुछ होल्स हैं, कुछ पोर्स हैं जिसकी वजह से छन छन के जो मटेरियल है वो सीव होके इसके थ्रू पास हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। देन कम द फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और फाइबर का सेम ही फंक्शन होगा। पेरेन्काइमा का यहाँ क्या था? टू स्टोर फूड। इन द फ्लोएम ऑल्सो आप सिंपली लिखेंगे देयर फंक्शन इज स्टोर फूड। फाइबर का भी फंक्शन यहाँ पे क्या था? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हेयर ऑल्सो फाइबर प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सीव ट्यूब। वो क्या कर रहा है? वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो एंड वॉल्स हैं वो परफोरेटेड हैं। परफोरेटेड का मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स हैं जिसे आप क्या कहेंगे? सीव। और इनकी वजह से वो क्या कर पाता है? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड और हॉर्मोन्स को। तो उसके बाद आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा जिसका मैंने आपको बता दिया फंक्शन, टू स्टोर फूड। देन द कंपेनियन सेल, दे प्रोवाइड कंपनी टू द सीव ट्यूब। अब कंपनी कैसे प्रोवाइड करना? अगर आप यहाँ देखें तो मैंने इन सब में सॉलिड डॉट्स बनाई हैं, इसका मतलब ये सब क्या है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है, जो फ्लोएम फाइबर है इट इज डेड, रेस्ट ऑल आर लिविंग। तो ये क्या है? ये एक डेड टिश्यू है और बाकी सारे क्या है? लिविंग है। तो ये चीज ध्यान रखिए। जाइलम के केस में सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग है और फ्लोएम के केस में सिर्फ फाइबर ऐसा टिश्यू है जो डेड है। सिर्फ फाइबर के जो सेल्स हैं
फ्लोएम फाइबर के सिर्फ वही डेड है और बाकी सारे क्या है, लिविंग। अब आप कहेंगे कि मैम आपने कहा कि ये लिविंग है बट इसमें मुझे न्यूक्लियस तो नजर नहीं आ रहा सीव ट्यूब में। जो सीव ट्यूब की न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि न्यूक्लियस जो भी काम करता है, तो सीव ट्यूब में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या करता है, ये कंपेनियन सेल, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। तो ये जो कंपेनियन सेल है उस सीव ट्यूब की न्यूक्लियस जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कंपेनियन सेल प्रोवाइड कंपनी टू द सीव ट्यूब, ये उसको कंपनी देने का काम करेगा। कंपनी देने का मतलब उसकी जितनी भी न्यूक्लियस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, तो इसीलिए हम उसको भी लिविंग सेल में ही कंसिडर करेंगे। तो ये मैंने आपको सारा का सारा जो प्लांट टिश्यू है वो हमने स्टडी कर लिया है। तो आगे अब हम करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू रह गया है, हम वो उसको पहले करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द प्लांट्स। एज द नेम इंडिकेट, इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट। अब प्रोटेक्शन दे रहा है तो इट मीन्स हर प्लांट ऑर्गन के ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू हम स्टडी करते हैं, एक है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क। एपिडर्मिस एंड कॉर्क टुगेदर फॉर्म द प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस है क्या, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि हर प्लांट ऑर्गन के बाहर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं प्लांट के विच आर एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब जैसे लीफ, स्टेम और जो फ्लावर है, ये जो सब ऑर्गन्स है ये हमें दिखाई दे रहे हैं। रूट्स जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जो भी एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, जो एक्सपोज्ड पार्ट है प्लांट के, उनमें क्या होता है, उनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है, दैट इज अ वैक्सी कोटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, एंड दैट वैक्सी कोटिंग इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है बेटा ये प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ लीफ, आउटर सरफेस ऑफ स्टेम। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द प्लांट बॉडी। अब ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी कि प्लांट के सरफेस से वाटर लॉस ना हो एक्सेस। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का। लीव्स में जहां पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी वहां पे कहीं कहीं पे बीच बीच में आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्स हैं। एग्जाम में इन पोर्स से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई देम, या आपको पूछ देंगे किस शेप के होते हैं, या आपसे पूछेंगे फंक्शन क्या है। तो इस टॉपिक को ध्यान से करके जाइएगा एग्जाम में। तो इट हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा क्या है बेटा, दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ये मैंने आपका एनसीईआरटी की बुक से जो स्ट्रक्चर है मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ किया, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, क्योंकि जो स्टोमेटा है दे आर एक्चुअली द बीन शेप। जो बीन शेप ये स्ट्रक्चर है, किडनी शेप इनका स्ट्रक्चर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन किडनी शेप को गार्ड सेल। गार्ड्स क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब ये प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं उस होल को, उस पोर को जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है और जहां से वाटर लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो दिस इज कॉल्ड द टू गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा पोर है विच इज कॉल्ड स्टोमा, एंड टुगेदर हम इस दोनों के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स फंक्शन इज नंबर 1 फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहां से ही प्लांट जो है अपनी लाइफ सेविंग गैसेस जो है वो एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको इनटेक करेगा। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब भी प्लांट वाटर अपटेक करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वहां से लॉस हो जाएगा, और जो वो प्लांट से जो वाटर लॉस्ट हो रहा है दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर आप लॉस ऑफ वाटर अकेला लिखेंगे तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं है, क्योंकि वाटर लॉस और भी तरीके से प्लांट की बॉडी में होता है जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट अगर वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो रहा है देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा जो रूट्स है, रूट्स की जो एपिडर्मिस है उसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। अब रूट्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दे एब्जॉर्ब द वाटर। तो यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट बॉडी। तो कौन कर रहा है ये फंक्शन, ये फंक्शन भी एपिडर्मिस ही कर रही है। और किसकी एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस। और रूट के एपिडर्मिस में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कॉल्ड द रूट हेयर।
तो यहाँ तक हमारा प्लांट टिश्यू ओवर हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो लॉन्ग या फिर मैं कहूँ सबसे लंबा टॉपिक है, और जो ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑल द एनिमल बॉडी, और ये जो है यहाँ पे सेल्स के बाहर की एक कवरिंग, या मैं कहूँ एक ऑर्गन की कवरिंग, या पूरे ऑर्गेनिज्म की जो आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि जो हमारी स्किन भी है वो क्या है? वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बनी है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंपलेस्ट और फंडामेंटल टिश्यू है, यानी कि बेसिक टिश्यू है जो हर एनिमल में प्रेजेंट होगा ही होगा। चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू ना हो, क्या हो सकता है कि उसमें नर्वस टिश्यू ना हो, बट उसमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये सिंपलेस्ट है, फंडामेंटल है। इसके जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो एब्सेंट है। और अगर आप एक सिंपल से एपिथेलियल टिश्यू का भी देखें तो मैंने उसके नीचे एक ब्लैक कलर से एक लेयर ड्रॉ की हुई है। वो ब्लैक कलर जो लेयर है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसे हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर जो सारे सेल्स हैं वो अरेंज्ड है, और सेल के बीच में कोई भी गैप ड्रॉ नहीं करना, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। दो सेल के बीच में कोई गैप नहीं है। सिंपल से सेल्स हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, अच्छे से उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये सारा आपको एपिथेलियल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब एपिथेलियल टिश्यू वेरियस टाइप्स की है, वो कौन कौन सी है? स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस को आगे अगर हम कहें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैंने सारी टाइप्स को अच्छे से क्लासिफाई कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इनको। तो सबसे पहले है स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे सिंपल जो एपिथेलियम है वो है स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे हमारे घरों में टाइल्स लगी होती हैं फर्श पे, तो टाइल्स के नीचे हम थोड़ा सा सीमेंट लगाते हैं। वो सीमेंट का काम कौन कर रहा है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो टाइल्स आप देखेंगे एक दूसरे में बिल्कुल प्रॉपरली फिटेड हैं, तो वैसे ही स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स भी वैसे ही अरेंज्ड होंगे। दे आर थिन, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग्स जहां पे भी प्रेजेंट है वहां पर हमारी कौन सी एपिथेलियम है? स्क्वामस एपिथेलियम। फंक्शन, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है इस एपिथेलियल के टॉपिक में वो है इनकी लोकेशंस को लर्न करना। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और इजी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप इन एपिथेलियम टिश्यू को कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आप इसमें बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले है स्क्वामस एपिथेलियम को लोकेशन को लर्न करने की टेक्निक बेटा। तो बेटा आपको वर्ड याद रखना है, वहीं से आपको ये लर्न हो जाएगी। तो बी फॉर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल बेटा आप 10th क्लास में स्टडी करेंगे। ये एक हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। E is for the endothelium and T is for the thin loop of Henle and A is for the alveoli of lungs. Again मैं बता रही हूँ, बेटा आपको लर्न रखना है B for Bowman capsule, E for endothelium, T for thin loop of Henle and A for alveoli of lungs. तो इन सब में क्या प्रेजेंट है? आपकी स्क्वामस एपिथेलियम। अब अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हमारे स्किन पे कभी ऐसे हल्का सा कट लग जाता है बट फिर भी कई बार ब्लड नहीं आता, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कट लगा है वो ऊपर की लेयर्स पे लगा है, कट जो है वो डीप नहीं था। जब तक कट डीप नहीं होगा जब तक वो वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी, या मैं कहूँ हमें पेन नहीं होगी। तो यानी कि वहां पे कैसे सेल्स प्रेजेंट है? वहां पे मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारी स्किन है वो सिंगल थिन स्क्वामस एपिथेलियम की नहीं बनी हुई। अगर सिंगल थिन स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती तो हमें हर छोटी से छोटी इंजरी से भी हमें पेन होती और हमारे ब्लीडिंग होने लग जाती। बट वहां पे क्या है? ये स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो मल्टी लेयर्स में अरेंज्ड है, और इतनी सारे लेयर्स में अरेंज्ड होने की वजह से हमें इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, और इसका इजी है लोकेशन को लर्न करना, स्किन और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में, कई बार इवन कि हम जब कुछ खा रहे होते हैं तब भी कई बार हमारे जो माउथ है उसमें इंटरनली कई बार कुछ वियर एंड टियर हो जाता है, बट फिर भी वहां पे
ब्लीडिंग नहीं होती। उसका रीजन ये है कि वहां पे कौन सी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस की ही एक एडवांस्ड वर्जन है। ये सिंगल लेयर है और ये मल्टी लेयर्ड है। आई गेस आपको लोकेशन फंक्शन दोनों के क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम में चलते हैं, दैट इज क्यूबॉइडल। एज द नेम इंडिकेट, जो इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक है, यानी कि क्यूब शेप सेल्स आर देयर। तो क्यूबिकल सेल्स हैं, आपको जब हम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं या आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो वो क्यूबिकल नहीं दिखेंगे, आपको स्क्वायरिश दिखेंगे। तो स्क्वायर शेप सेल है, क्यूब लाइक सेल है, और देयर फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि कुछ ना कुछ ये सिक्रीट और एक्सक्रीट करेंगे। लोकेशन के लिए वर्ड लर्न करेंगे, रोड्स। रोड्स आर फॉर रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल इज द वर्ड फॉर द किडनी टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, ओ फॉर ओवरीज, T फॉर थायराइड ग्लैंड एंड S फॉर स्लाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है एपिथेलियल, यहाँ पे प्रेजेंट है कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो लर्न करने की दोबारा से मैं टेक्निक बता दूं, दैट इज रीनल टिब्यूल, O फॉर ओवरीज, T फॉर थायराइड ग्लैंड एंड S फॉर स्लाइवरी ग्लैंड। ये जो टेक्निक है इससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आने कि आप मुझे बताइए कि जैसे ओवरीज में कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, या आपको क्वेश्चन आ जाए स्किन में कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो आपको अगर इसकी टेक्निक्स याद है तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे आपको लेके चलूं तो सिलिएटेड एपिथेलियल में और क्यूबॉइडल एपिथेलियल में फर्क क्या है, कुछ नहीं है। अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और या फिर अगर कोल्यूमिनर के ऊपर भी प्रेजेंट है तो वो भी क्या कहलाएगी, सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर हैं तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगी। कोल्यूमिनर एपिथेलियम में क्या होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे टॉल पिलर शेप सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो पिलर शेप सेल्स है इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड म्यूकस को सिक्रीट करना। अगेन इसकी लोकेशन के लिए सर, आपको क्या टेक्निक को याद रखना है, सर। सर से S फॉर स्टमक, I फॉर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में बस याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड R फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिमेंबर द सर, और आपके कोल्यूमिनर एपिथेलियम बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगी। अगर कोल्यूमिनर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो कोई सेल अगर अंदर को इनवर्ड जो है वो इन्वेड कर जाए, तो अगर वो अंदर को वो इन्वेड कर जाएगा तो वो जो एपिथेलियल है वो क्या कहलाएगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी कि वो एक ग्लैंड की शेप ले ले, और जैसी वो एक ग्लैंड की शेप ले लेगा तो वो जो एपिथेलियल है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड सिक्रीशन ऑफ अदर थिंग्स। तो ये जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम इंडिकेट, इट विल कनेक्ट, इट विल बाइंड, इट विल जॉइन। क्या कनेक्ट, क्या बाइंड और क्या ज्वाइन कर रहा है, दैट इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि जो हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके। तो वो टिश्यू जो बाइंडिंग, ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग और पैकेजिंग का काम करता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसकी वेरियस टाइप्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वेरियस टाइप। सबसे पहले एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है उसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन, हर जो हम ऑर्गेनिज्म है वो एक पैकेजिंग टिश्यू से रैप्ड है। जो हमारे दो ऑर्गन के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे अगर हम कोई पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करने के टाइम अगर हमें पता होता है कि वो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट या कोई सामान है, तो वो डेलिकेट सामान को जब हम पैक कर रहे होते हैं तो हम उन दो सामान के बीच में भी एक थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या कोई पैकेजिंग मटेरियल हम डाल देते हैं, ताकि दोनों के बीच में कोलिजन्स ना हो, ताकि वो टूटे ना। तो इसी तरह से नेचर ने भी इंजरी से बचाने के लिए हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू दिया हुआ है, जो कि स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के भी अराउंड प्रेजेंट है, और जो भी स्पेसेस प्रेजेंट होंगे ऑर्गन्स के बीच में वहां पे ये प्रेजेंट है और रिपेयर का काम भी कर रहा है। तो नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज फैट स्टोरेज टिश्यू।
तो फैट स्टोरेज टिश्यू जो प्रेजेंट है बिलो द स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये फैट स्टोर कर रहा है। अब फैट का क्या फंक्शन है, फैट हमारी बॉडी को बेटा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि वो एक हमारी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको मेंटेन रखती है। नंबर 2, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर टिश्यू, यानी कि अगर हम कभी गिर जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे ये जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे सारे जो इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। देन बोन्स which is a skeletal connective tissue, skeletal connective tissue के अंदर हम दो टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज बोन और कार्टिलेज। तो बोन्स क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोन्स बनी किससे हैं। बोन्स बनी हुई है कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से। अगर डिफरेंस आ जाता है बोन और कार्टिलेज में तो आप कैसे लिखेंगे, बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, वेयर एज कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर कंपाउंड्स। Its function is to provide structural framework and it anchors the muscle, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो कौन बनाता है, वो बनाती है बोन्स। इसके अलावा ये हमारी मसल्स को भी पकड़ के रखती है ताकि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके। इट इज अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू बट नॉन फ्लेक्सिबल, बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल नहीं है, जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द कार्टिलेज टिश्यू, क्योंकि ये हार्ड बट फ्लेक्सिबल टिश्यू है। इट्स फंक्शन इज टू, इट इज प्रेजेंट एट द सॉफ्ट पार्ट, जैसे कि नोज, जो हमारे ईयर लोब्स हैं ये बेंड हो जाते हैं, नोज जो है हाँ आप उसको प्रेस कर सकते हो नोज टिप को। रीजन क्या है उसका, बिकॉज वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है कार्टिलेज टिश्यू। इसके अलावा हमारी विंड पाइप में प्रेजेंट है, हमारी जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, वहां पे भी ये टिश्यू प्रेजेंट है। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो फ्लूडी इन नेचर, फ्लूडी इन नेचर और फ्लूडी टेक्सचर के हमारी बॉडी में दो ब्लड है और एक लिम्फ है। तो ब्लड जो है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। यानी कि ब्लड को बेटा आप रिजेंबल कीजिए एक सूप से, जो सूप का जो लिक्विड पार्ट है वो है, जो सूप का जो पानी वाला जो है ना वो जो पार्ट होता है वो क्या है, प्लाज्मा, और जो उसमें वेजेस है वेरियस टाइप्स की वो क्या है, हमारे सेल्स। तो वो वेजेस के जो है वो कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स विच आर रेड इन कलर, दे प्रोवाइड द कलर टू द blood as well as it help in oxygen transportation. Then come to the WBC which are the white blood cells which provide immunity to us. Then come the platelets. जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो थोड़ी टाइम बाद वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो जम जाता है, और ब्लड फ्लो होने से हमारा कौन बचा रहा है, ये प्लेटलेट्स है जो एकदम से ब्लड की क्लॉटिंग करवा देते हैं, जिससे कि फर्दर जो ब्लड है वो क्लॉट जो फ्लो ना करे, जो आउटसाइड जो बाहर की तरफ जो फ्लो कर रहा है वो ना हो, ताकि और वहां पे वो क्या करवा देगा, एक क्लॉट बनवा देगा, और उस क्लॉट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स। अब ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो वो कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, जैसे कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड। इसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमंस में जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और इसके अलावा जो वेस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उस वेस्ट को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाने का काम कौन करता है, ब्लड। देन अनदर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिम्फ। लिम्फ और जो ब्लड में जो डिफरेंस अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है, ब्लड इज रेड इन कलर वेयर एज लिम्फ इज पेल येलो इन कलर। जो ब्लड है बेटा उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, बट जो लिम्फ है वो रिच इन डब्ल्यूबीसी एंड लैक द आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होते, सिर्फ क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि ये माइक्रोब्स को ट्रैप करेगा और उनको वहीं के वहीं खत्म कर देगा। तो ये हो गया आपका लिम्फ का फंक्शन। देन कम द डेंस रेगुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में दो टाइप के डेंस रेगुलर टिश्यू हैं, जैसे कि टेंडन और लिगामेंट। इनमें भी आपको डिफरेंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। टेंडन क्या है, टफ इन इलास्टिक टिश्यू, वेयर एज लिगामेंट इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू। टेंडन एक मसल को जॉइन बोन से ज्वाइन करने का काम कर रहा है, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से ज्वाइन करने का काम कर रहा है, यानी कि वो टिश्यू जो बोन को दूसरे बोन से जोड़ रहा है वो क्या है, लिगामेंट, और जो बोन को मसल से जोड़ रहा है वो क्या है, टेंडन।
तो ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के वेरियस टाइप्स थे। अब हम नेक्स्ट एपिथेलियल जो नेक्स्ट जो एनिमल टिश्यू है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किस चीज का बना है? नर्वस टिश्यू बेटा बना है न्यूरॉन्स का, यानी कि नर्व सेल्स। जो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू है तो टिश्यू किसी सेल से बना होगा, तो जो इंडिविजुअल सेल है नर्वस टिश्यू का उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और ये मैंने आपके सामने न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो न्यूरॉन जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में स्प्रेड है उन सब में क्या प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपको कोई पिंच कर देता है या आपको कोई इंजरी हो जाती है तो जो पेन की जो सेंसेशन है, जो आपको ये पता चल रहा है कि हमारे आसपास कुछ चीज ठंडी है या गर्म है ना, अगर आपको कोई टच भी करता है तब भी आपको वो फील होता है, तो वो जो टच की जो सेंसेशन हम देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस टिश्यू। वो न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर हमें बताता है कि जो इसको आपने टच किया हुआ है वो गर्म ऑब्जेक्ट है, अपना हाथ हटा लीजिए। या जो अगर आपको कोई टैप भी कर रहा है तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो भी हमारा ब्रेन हमें सेंसेशन देता है कि somebody has touched you, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में वहां पे हर जगह पे यही प्रेजेंट है। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको जरूर करके जाइएगा। मैंने इसमें लेबलिंग्स वो सारी की हुई हैं जिसको भी एनसीईआरटी ने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपके स्कूल वाले इस लेबलिंग्स को करवा रहे हैं तो आप इसको करिए, अदरवाइज आप इन लेबलिंग्स को स्किप भी कर सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये ड्रॉ किया हुआ है इसीलिए आपको ड्रॉ करना मस्ट है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें क्या है, एक सेल बॉडी है। एक सेल बॉडी से कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं। वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन एक जगह तो आप देखेंगे एक सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शंस हैं, और बाकी जगह आप क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बेटा जो वो स्मॉल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइड। और जो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो डेंड्राइड और एक्सॉन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डेंड्राइड्स आर मेनी इन नंबर, वेरी स्मॉल, that is the thread like extensions of the cytone। और एक्सॉन क्या है, एक्सॉन is a long thread like structure which emerge from the cytone or the cell body। अब यहाँ पे जो सेल बॉडी के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत सारी जो है वेरियस ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मैंने मेडुलरी शीथ है, न्यूरोलिमा है, और लास्ट में ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनेट होगी इनटू द नर्व एंडिंग। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और ये हमारा क्या था, नर्वस टिश्यू। चलिए अब हम लास्ट एनिमल टिश्यू यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है, जो उसको इंडिविजुअल सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो मसल फाइबर से क्या बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू बना हुआ है। मस्कुलर टिश्यू है और टिश्यू वो इंडिविजुअल सेल को हम सेल ना बोल के हम क्या बोलते हैं, फाइबर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, चाहे वो हमारी इंटरनल मूवमेंट है चाहे एक्सटर्नल मूवमेंट है, उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है मस्कुलर टिश्यू। देन कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना है और उस प्रोटीन का क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन द एग्जाम कि वो कौन सी प्रोटीन से मस्कुलर टिश्यू बना है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एज द नेम इंडिकेट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी और जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज होगी। अब इसकी 3 टाइप्स का जो डिफरेंस है वो आपको पेपर में आना ही आना है, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन में आए चाहे वो आपको 3 मार्कर क्वेश्चन में आए। या हो सकता है कि आपको किसी का डायग्राम बना के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे आइडेंटिफाई द टिश्यू, एंड उसके बारे में आपको कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर लिखने होंगे। तो 3 टाइप के जो मस्कुलर टिश्यू है वो कौन कौन से हैं, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स एंड द कार्डिक मसल। स्ट्राइटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड को हम स्मूथ भी मसल्स भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इनके डिफरेंस के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल्टरनेट पे एक डार्क और लाइट रीजन्स हैं, और इस ऑल्टरनेट लाइट और डार्क रीजन्स को हम क्या वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस का मतलब कि पैचेस होना, एक डार्क बैंड एक लाइट बैंड, ऐसे करते करते जो है पूरे वो पैच प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइशन।
और ये एक मसल फाइबर मैंने बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 न्यूक्लियस ड्रॉ किए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। तो स्ट्राइटेड मसल के अगर हम डायग्राम के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाइंग फीचर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग हमें नजर नहीं आ रही, एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएट। तो नॉन स्ट्राइटेड की बात करूं तो इसकी जो शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, जो बीच में से मोटी हो और जो साइड से जो है वो पतली हो, उस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। इट इज स्पिंडल शेप और ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा। तो ये स्पिंडल शेप है और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पिंडल शेप्ड। और कार्डिक मसल में बेटा कुछ फीचर जो हैं वो स्ट्राइटेड के हैं और कुछ फीचर अनस्ट्राइटेड के हैं। तो स्ट्राइटेड का कौन सा फीचर है इसके अंदर, दे हैव स्ट्राइशंस, यानी कि ये वो मसल है जिसके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। बट यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल, एक ये मसल फाइबर है, एक ये मसल फाइबर है, तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिन्यूक्लिएट। तो यूनिन्यूक्लिएट फीचर इसके पास नॉन स्ट्राइटेड का है। और स्ट्राइटेड से कौन सा फीचर लिया इसने, दैट इट हैज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। तो ये तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने आपको इनकी क्लासिफिकेशन बताई। अब क्वेश्चन आता है व्हाई स्ट्राइटेड मसल्स आर कॉल्ड सो, कि स्ट्राइटेड मसल्स को हम क्यों स्ट्राइटेड बोलते हैं। तो आंसर आप सबको अभी तक पता लग ही गया होगा, बिकॉज दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्राइटेड। इसको नॉन स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट। एंड कार्डिक मसल्स दे आल्सो हैव स्ट्राइशंस। देन व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, आपको डिफरेंस इसी तरीके से लिखना है, बस आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ऑटोमेटिकली आपके 5 से 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। Why it is called skeletal muscle, because it is attached to our skeletal system, ये हमारे skeletal system से joined है, इसीलिए हम इन्हें skeletal muscle कहते हैं। Why smooth muscles are called smooth muscles, because they are attached to the internal organ। तो जो मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। और जो कार्डिक मसल्स है, कार्डिक बेटा जो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो कार्डिक मसल्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। देन come to the, they are also called the voluntary muscle। then question आ सकता है कि why striated muscles are called voluntary muscles। तो why they are called voluntary, because we can use them as per our own will। ये हमारी मर्जी की वजह से ही काम करते हैं, जब आपकी मर्जी होती है तभी आप उठ के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो ये मूवमेंट है ये आपकी मर्जी के बिना हो रही है। तो जब भी कोई वॉलंटरी मसल्स क्यों कहेंगे हम, बिकॉज दे कैन वर्क अंडर आवर ओन विल। नॉन स्ट्राइटेड बिकॉज दे डू नॉट वर्क अंडर आवर ओन विल। अब जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है या हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व है, वो हमसे पूछ के नहीं कर रहे हैं या हमारी मर्जी से नहीं कर रहे, वो 24/7 वो काम करते जा रहे हैं। देन कार्डिक मसल्स दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, हार्ट जो है वो अपने आप ही 24/7 काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं ये हेल्प क्या कर रही है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, दे हेल्प इन लोकोमोशन, हमारी मूवमेंट में, और जितने भी हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस हैं वो सब इसी से कंट्रोल्ड है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो हमारी आईज की मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल। कार्डिक मसल्स क्या कर रही है, ये हार्ट की जो रिदमिक, जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है उसकी जो रिदमिक मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करती हैं। अब प्रेजेंट कहाँ है, बिकॉज ये हमारी लोकोमोशन को कंट्रोल कर रही है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट है। लिम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो लेग्स और आर्म्स, तो ये उसमें प्रेजेंट है। नॉन स्ट्राइटेड में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में है, in the iris of eye, in the stomach, in the blood vessels, these type of muscles are present। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये कार्डिक मसल एक स्पेशलाइज मसल है क्योंकि इन्होंने बिना रुके काम करना है, क्योंकि बच्चे अगर ये मसल्स रुक गई तो हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, दैट्स व्हाई इनको एक अलग क्लासिफिकेशन दी गई है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, या आप अगर मेरे से चाहते हैं कि मैम हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, पर आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपको किस सेक्शन पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।